हरिओम नमो नमः सुप्रभातम। ज्ञान वैविध्य चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो अपन छात्रों अध्ययन कर रहे थे शास्त्री प्रथम वर्ष में जो वाङ्मय विषय के अंतर्गत कारक प्रकरण का टॉपिक है और शास्त्री के व्याकरण विषय के अंतर्गत भी कारक प्रकरण का आपके उसमें टॉपिक है और वरिष्ठ उपाध्याय कक्षा में भी कारक प्रकरण है। उसी के अनुसार आज हम आगे कारक प्रकरण में षष्ठी विभक्ति का जो भाग तृतीय है तीसरा उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसमें आगे के सूत्रों के क्रम में आगे सूत्र है षष्ठ्य अतशर्थ प्रत्ययेन। सूत्र है षष्ठ्यो अतशर्थ प्रत्ययेन। इसका संधि विच्छेद करते तो हो जाता है षष्ठी, यह का ई हो जाएगा और अ यहां से निकलेगा तो कहते हैं षष्ठी अतशर्थ प्रत्ययेन। तो ये सूत्र कहता है एतद योगे अतशर्थ प्रत्यय के योग में षष्ठी विभक्ति स्यात् दिक् शब्द इति पंचम्या अपवादः। दिक् शब्द जो इसमें वो पंचमी विभक्ति का अपवाद है। अतशर्थ प्रत्ययान्तानां योगे षष्ठी भवति। तो कहने का तात्पर्य अतशर्थ प्रत्ययान्तानां, इसका तात्पर्य अतशर्थ प्रत्यय जो कौन से हैं उन प्रत्ययों के योग में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य अतसः अर्थ इत्युक्ते अतशर्थः षष्ठी तत्पुरुष अतशर्थस्य इव अर्थो यस्य अतशर्थश्च असः। कहते हैं उदाहरण बनता है अपने ग्रामस्य दक्षिणतः। ग्रामस्य दक्षिणतः इत्युक्ते दक्षिण शब्दात् सूत्र आता है अपने दक्षिण उत्तराभ्याम अतसुच इत्यनेन अतसुच प्रत्यय होता है दक्षिणतः इति भवति। तो कहते हैं अन्यारादित्रते दिक् शब्दात् अंशुत्तर पदाचाही होते। ऐसा एक सूत्र हमने अध्ययन किया था, उस सूत्र के द्वारा वहां पर प्राप्त हो रही है पंचमी विभक्ति तम प्रभावे। उस पंचमी विभक्ति को बाद करके अपने सूत्र आ जाएगा षष्ठ्य अतशर्थ प्रत्ययेन। ये कहता है अतशर्थ प्रत्यय के योग में वहां पर क्या हो जाए षष्ठी विभक्ति हो जाए। तो आपको विशेष कुछ ध्यान नहीं करना है, अपने को केवल ये ध्यान रखना है कि दक्षिण काल के अंतर्गत अतशर्थ प्रत्यय लगा है। अतशर्थ प्रत्यय के योग में षष्ठी अतशर्थ प्रत्ययेन इस सूत्र के कारण ग्राम शब्द में क्या हो जाएगी षष्ठी विभक्ति। षष्ठी अतशर्थ प्रत्ययेन इस सूत्र के द्वारा अतशर्थ प्रत्यय के योग में ग्रामस्य इत्यत्र षष्ठी विभक्तौ कृते ग्रामस्य दक्षिणतः इति रूपम्। इसी क्रम में ग्रामस्य पुरः, तो कहते हैं इत्यत्र पूर्व शब्द में पुरा धरावराणाम असि पुरतवश्च येषाम इति सूत्रेण अस् प्रत्यये कृते। इसमें क्या होता है पूर्व में आगे अस् प्रत्यय होकर रूप बनता है पूर्व और पुरः। इस यहाँ पर कहते हैं कि पुरः का प्रयोग जो होने पर इसमें भी अन्य आदि प्रत्यय शब्दांत अच्युत पराजाहि से पंचमी प्राप्त हो रही है, उसको बाद करके अतशर्थ षष्ठी अतशर्थ प्रत्ययेन इस सूत्र के द्वारा ग्राम शब्द में क्या हो जाएगी षष्ठी विभक्ति। इसी क्रम में आगे है ग्रामस्य पुरस्तात्। इसमें भी कहते हैं पूर्व शब्द और दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाद्वयो दिक् देश कालेषु स्तादिहि इति अनेन अतस्तात् प्रत्यय। इसमें अतस्तात् प्रत्यय होने के कारण पूर्व के स्थान पर पूर्व आदेश हो जाता है तो रूप बनता है पुरस्तात्। तो अपने को ये ध्यान रखना अतशर्थ प्रत्ययों में उन प्रत्ययों के योग में ग्रामस्य में क्या हो जाएगी षष्ठी विभक्ति षष्ठी अतशर्थ प्रत्ययेन इस सूत्र के द्वारा। ग्रामस्य ऊपरी, ग्रामस्य ऊपरी इसमें कहते हैं कि ऊपरी के योग में ऊर्ध्व शब्द से स्थाने उप आदेश होकर ऋण का री प्रत्यय और निपातन होकर रूप बनता है ऊपरी। तो कहते हैं ऊपरी के योग में ग्राम शब्द में षष्ठी अतशर्थ प्रत्यय इसके द्वारा षष्ठी विभक्ति हो जाती है। ग्रामस्य उपरिष्ठात्, कहते हैं ग्रामस्य उपरिष्ठात् में उपरिष्ठात् इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर ऊर्ध्व शब्द के स्थान पर उपादेश होकर रिष्ठात् प्रत्यय आदि होकर निपातन से उपरिष्ठात् पद के योग में ग्रामस्य में क्या हो जाएगी षष्ठी अतशर्थ प्रत्यय के द्वारा षष्ठी विभक्ति। इसी क्रम में आगे हम सूत्र का अध्ययन करते हैं। तो आगे के क्रम में अपन सूत्र का अध्ययन कर रहे थे एनपा द्वितीया। एनपा द्वितीया सूत्र जो है यह कहता है एनप अंतेन योगे, एनप अंतेन योगे द्वितीया स्यात्। कहते हैं एनप प्रत्यय के योग में एनप अर्थ में
अपि। सूत्र का उच्चारण करेंगे एनपा द्वितीया। एनपा द्वितीया यह कहता है एनप अंतेन योगे द्वितीया स्यात् एनपा इति योग विभागात् षष्ठी अपि। कहते हैं एनप प्रत्यय के योग विभाग के कारण षष्ठी विभक्ति भी हो जाएगी। तो इसका उदाहरण बनता है दक्षिणेन ग्रामम ग्रामस्य वा। तो दक्षिणेन यहाँ पर दक्षिण शब्द में एनप प्रत्यय होने के कारण रूप बना है एनप प्रत्यय का दक्षिणेन ग्रामम ग्रामस्य वा। ग्रामम ग्रामस्य वा दक्षिण शब्दात् एनप प्रत्यय कृते। दक्षिण शब्द में एनप प्रत्यय लगाने पर दक्षिणेन इति भवति। तो रूप अपने पास दक्षिणेन ऐसा बनता है इति योगे ग्राम शब्दात् ग्राम शब्द होने पर एनपा द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीयायां कृतायां भवति। तो कहते हैं एनपा द्वितीया इस सूत्र के द्वारा द्वितीयायां द्वितीय विभक्ति करने पर रूप बनता है दक्षिणेन ग्रामम यानी गांव के दक्षिण की ओर। ऐसा एनपा इति योग विभागात् षष्ठ्यां भवति दक्षिणेन ग्रामस्य। तो अपना उदाहरण बन जाता है दक्षिणेन ग्रामम ग्रामस्य वा। गांव के दक्षिण की ओर ऐसा। तो कहते हैं एनपा द्वितीया इस सूत्र के द्वारा एनप प्रत्यय का प्रयोग होने के कारण द्वितीय विभक्ति भी हो जाएगी और षष्ठी विभक्ति भी। इसी क्रम में आगे लिखा एवं उत्तरेण। तो कहते हैं इसी प्रकार से उत्तर दिशा के विषय में भी कहा जाए तो ऐसा ही रूप बनता है। जैसे यहाँ पर दक्षिणेन लिखा गया है तो यहाँ लिखा जाएगा उत्तरेण ग्रामम ग्रामस्य वा। इसी क्रम में आगे अपन सूत्र का अध्ययन करते हैं। तो इसी क्रम में आगे हम सूत्र का अध्ययन कर रहे थे दूरांतिकार्थै षष्ठ्यन्यत्रस्याम्। सूत्र है दूरांतिकार्थै षष्ठ्यन्यत्रस्याम्। संधि विच्छेद करके पद छेदो दूर अंतिक अर्थै। दूर शब्द में और अंतिक शब्द के अर्थ में षष्ठी अन्यत्रस्याम् इत्युक्ते षष्ठी विभक्ति हो जाती है। अन्यत्रस्याम् इत्युक्ते विकल्प से। इसका पद में ध्यान रखते पदों का अलग। तो दूरांतिकार्थै षष्ठी अन्यत्रस्याम् अलग जब बोल रहे हैं तो दूर अंतिक अर्थै षष्ठी अन्यत्रस्याम्। सूत्रार्थः दूरांतिकार्थै शब्दै योगे विकल्पेन षष्ठी भवति पक्षे पंचमी च। और पक्ष में पंचमी विभक्ति। दूरम निकटम ग्रामस्य ग्रामात् वा। दूरम निकटम ग्रामस्य ग्रामात् वा इत्यत्र दूर शब्द से निकट शब्द से च प्रयोगे। यहाँ कहा गया है कि दूरम निकटम दूर शब्द के अर्थ में निकटम ग्रामस्य ग्रामात् वा यानी गांव से दूर या निकट। इस अर्थ में दूर शब्द से निकट शब्द से च प्रयोगे या इनके योग में दूरांतिकार्थै षष्ठ्यन्यत्रस्याम् इति सूत्रेण विकल्पेन षष्ठी विभक्ति भवति। तो कहते हैं कि दूर और निकट शब्द के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति। तो उदाहरण बन जाएगा ग्रामस्य दूरम ग्रामस्य दूरम निकटम पक्षे पंचमी जब हो जाएगी उसी स्थिति में ग्रामात्। तो आपके दोनों उदाहरण होते दूरम निकटम ग्रामस्य ग्रामात् वा। कहने का तात्पर्य सूत्र अपना कहना है दूरांतिकार्थै षष्ठ्यन्यत्रस्याम्। ये कहता है दूर और अंतिक अर्थ में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी विकल्प से और पंचमी भी। तो कहते हैं षष्ठी और पंचमी दोनों विभक्तियां हो जाती है दूर और निकट के अर्थ में। तो कहते हैं कंपटीशन एग्जाम में ऐसा पूछा भी जाता है कि दूर शब्द के प्रयोग में दूर इति शब्द प्रयोगे का विभक्ति भवति। ऑप्शन में दिया जाता है पंचमी षष्ठी उभौ। तो कहते हैं कि वहां पर पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। एक बार पुनः सूत्र का अध्ययन करते हैं दूरांतिकार्थै षष्ठ्यन्यत्रस्याम्। ये कहता है दूर और अंतिक निकट अर्थ में दूर और निकट अर्थ में षष्ठी विभक्ति हो जाती है विकल्प से और पंचमी भी हो जाएगी। तो इस अर्थ में अपना उदाहरण हो गया दूरम निकटम ग्रामस्य ग्रामात् वा। दूरम निकटम ग्रामस्य ग्रामात् वा इत्यत्र दूर शब्द से निकट शब्द से च योगे ग्राम शब्दात् दूरांतिकार्थै षष्ठ्यन्यत्रस्याम् इति सूत्रेण विकल्पेन षष्ठी भवति ग्रामस्य पंचमी हो जाएगी। तो बन जाएगा ग्रामात्। तो दूरम निकटम ग्रामस्य ग्रामात्। इसको छात्र अध्ययन करेंगे और अपने कॉपी में भी उतार सकते हैं रूपसिद्धि को और सूत्र को भी समझ कर लिख सकते हैं। अस्तु इसी क्रम में आगे अपने सूत्र आता है जो अविगत हस्ते करणे। तो
इस सूत्र को आप अपनी कॉपी में भी वीडियो को देखकर उतार सकते हैं। तो इसी क्रम में आगे अपन सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। यो अविदर्थस्य करणे, यो अविदर्थस्य करणे जो सूत्र है अपना, ये क्या कहता है? यह अविदर्थस्य करणे इत्युक्ते जानाते हैं अज्ञानार्थस्य, जानाते हैं ज्ञानार्थक भिन्ने, ज्ञान अर्थ के भिन्न में, इत्युक्ते ज्ञान अर्थक भिन्ने सति ज्ञा धातु प्रयोगे करणे शेषत्व विवक्षायां षष्ठी। ज्ञो अविदर्थस्य करणे, ज्ञो इत्युक्ते ज्ञ, ज्ञ अर्थ में ज्ञानार्थक, अविदर्थस्य करणे, अविदर्थस्य नहीं ज्ञान अर्थ में नहीं होने पर, जानातेर अज्ञानार्थस्य करणे शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी स्यात् इत्युक्ते ज्ञानार्थक भिन्ने सति ज्ञा धातोः प्रयोगे करणे शेषत्व विवक्षायां षष्ठी भवति। कहते हैं विद अर्थो यस्य स विदर्थः, न विदर्थः अविदर्थः, तस्य अविदर्थस्य। अस्तु कहते हैं कि ज्ञान धातु का प्रयोग जहां पर किया जाए और ज्ञान अर्थ में नहीं होने पर, ज्ञानम इत्यस्य अर्थ ज्ञान अर्थ में नहीं होने पर, उस अर्थ में वहां पर कार्य में क्या हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति। तो यहाँ पर उदाहरण बनता है अपने सर्पिशो ज्ञानम, सर्पिशो ज्ञानम। अत्र ज्ञानम इत्यस्य अर्थः भवति प्रवृत्तिः। कहते हैं कि यहाँ पर जो ज्ञानम ज्ञानार्थ में नहीं है अपितु प्रवृत्ति अर्थ में है। सर्पिश का जो यहाँ पर ज्ञान धातु का प्रयोग किया गया है वह प्रवृत्ति करने के अर्थ में है। अत्र कर्णत्वस्य अविवक्षायाम और संबंध मात्र की विवक्षायाम च यो अविदर्थस्य करणे इति सूत्रेण सर्पिश शब्दात् षष्ठी विभक्तौ सर्पिशः इति सर्पिशो ज्ञानम्। अस्तु कहने का तात्पर्य ज्ञा धातु का प्रयोग अविदर्थस्य, जानने अर्थ में, ज्ञान अर्थ में नहीं होने पर उस अर्थ में वहां पर क्या हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति। तो इसका पद से क्या तो ज्ञ अविदर्थस्य करणे, ज्ञानार्थक भिन्न, ज्ञान अर्थ से भिन्न होने पर सभी ज्ञा धातु प्रयोगे, ज्ञा धातु के प्रयोग में करणे शेषत्व विवक्षायां षष्ठी भवति। शेषत्व की विवक्षा में क्या हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति। सर्पिशो ज्ञानम, अत्र ज्ञानम इत्यस्य अर्थः प्रवृत्तिः, अत्र कर्णत्वस्य अविवक्षायां संबंधस्य विवक्षायां च यो अविदर्थस्य करणे इति सूत्रेण सर्पिश शब्दात् षष्ठी विभक्तौ रूप क्या बन जाएगा? सर्पिशः, यानी घी की प्रवृत्ति। सर्पिश घी के लिए प्रयोग किया गया है और ज्ञान शब्द यहाँ पर प्रवृत्ति अर्थ में लिया गया है। तो अस्तु इसी क्रम में तो यहाँ आपका जो सूत्र है इसको आपको कंठस्थ करना भी चाहिए। इसी क्रम में आगे सूत्र है अधिगर्थ दयेषाम कर्मणि, अधिगर्थ दयेषाम कर्मणि। ये सूत्र कहता है एषाम कर्मणि षष्ठी स्यात्, अधिगर्थ दयेषाम कर्मणि। तो इसी क्रम में आगे सूत्र है अपने पास अधिगर्थ दयेषाम कर्मणि। अधिगर्थ दयेषाम कर्मणि जो सूत्र है इसका तात्पर्य कहता है कि अधिगर्थ स्मरणार्थक धातु हो, अधिगर्थ दय धातु हो और ईश धातु हो च कर्मणि शेषत्व विवक्षायां षष्ठी भवति। कहते हैं स्मरणार्थकस्य धातु, स्मरण करने के अर्थ में जो धातु है, और दय धातु और ईश धातु हो, इनके प्रयोग में कर्मणि जो कर्म है उसको शेषत्व विवक्षायाम, शेषत्व की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति हो जाए। तो अपना सूत्र कहता है अधिगर्थ दयेषाम कर्मणि, अधिक अर्थ इत्युक्ते स्मरणार्थक दय धातु के प्रयोग में और ईश धातु के प्रयोग में जो कर्म है उसमें क्या हो जाए? षष्ठी विभक्ति। तो सूत्रार्थ हो गया एषाम कर्मणि षष्ठी स्यात्, स्मरणार्थकस्य धातोः दय धातोः ईश धातोश्च कर्मणि शेषत्व विवक्षायां षष्ठी भवति। अस्तु इसी क्रम में अपने पास उदाहरण बनता है मातुः स्मरणम, यानी मातु यानी माता का स्मरण करना। तो कहते हैं अत्र अधिगर्थे, अधिक अर्थ में इत्युक्ते स्मृत धातु चिंतायाम, स्मरण करना स्मृत धातु चिंता में धातोः प्रयोगे, स्मृत धातु
प्रयोग में संबंध मात्र विवक्षायाम, संबंध मात्र की विवक्षा में मातृ शब्दार्थ, संबंध मात्र की विवक्षा में मातृ शब्दार्थ, मातृ शब्द होने पर अधिगत दयेशाम कर्मणि, अधिगत दयेशाम कर्मणि, ये जो अपना सूत्र है, इति सूत्रेण कर्मणि षष्ठी विहिता, इससे कर्म में क्या हो जाएगी, षष्ठी। तो अपना उदाहरण बनता है मातुः स्मरणम, स्मरण करता है, किसको स्मरण करता है, माता को। तो अपना कर्म क्या है यहाँ पर, माता, जो कर्म है मातृ शब्द से, तो फिर षष्ठी एक वचन में बनता है मातुः स्मरणम। ये किस अर्थ में हो गया, स्मृति धातु के स्मरण करने के अर्थ में, अधिगत स्मरण करने के अर्थ में। आगे बनता है दय धातु और ईश धातु, तो दय धातु का उदाहरण हो गया सर्पिशो दयनम। तो कहते हैं दय धातु के प्रयोग में उदाहरण बनता है दय धातु प्रयोगे संबंध मात्र विवक्षा में सर्पिश शब्द में क्या हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति, किससे, अधिगत दयेशाम कर्मणि सूत्र के द्वारा। इसी कर्म में ईश धातु के प्रयोग में सर्पिशो ईशनम, तो इस धातु के प्रयोग में सर्पिश शब्द में षष्ठी विभक्ति होने पर वो बन गया सर्पिशो ईशनम। कहते हैं अधिगत दयेशाम कर्मणि इस सूत्र के द्वारा सर्पिश शब्द में क्या बन जाएगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप हो जाएगा सर्पिशो ईशनम। अस्तु, इसी क्रम में आगे फिर अपने सूत्र बनता है क्रिय प्रतियत्ने, तो यह षष्ठी विभक्ति का जो सूत्र है आगे की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। तो आप छात्र जो वरिष्ठ उपाध्याय शास्त्री प्रथम वर्ष वाङ्मय एवं जो व्याकरण विषय के जो छात्र हैं, ज्यादा से ज्यादा आप अध्ययन करते रहो। कारक प्रकरण आपके प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में उपयोगी है, इसलिए अपन को एक भी सूत्र छोड़ना नहीं है, प्रत्येक रूप सिद्धि को हल करना है। ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय करो, इसको लिखने का प्रयास करो, बार बार इनको कंठस्थ भी करो, ताकि भविष्य में आपको बार बार इनको स्मरण नहीं करना हो। और अनुवाद जब बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान वैविध्य चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आगे से आगे अपने मित्र बंधुओं को भी बनाओ। अस्तु, धन्यवाद।